नमस्कार बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद रचित पुरस्कार कहानी कर रहे हैं जिसका एक भाग हम कर चुके हैं। आज दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने देखा कि मधुलिका कौशल प्रदेश की एक किसान की बेटी है जो अपनी भूमि छिन जाने के बाद अभावग्रस्त जीवन जी रही है। मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका के सामने अपना प्रेम निवेदन रखता है जिसे मधुलिका मना कर देती है, परंतु 3 वर्ष पश्चात वो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठी राजकुमार अरुण के विषय में सोचती है। तभी राजकुमार अरुण उसकी झोंपड़ी में आश्रय पाने के लिए आते हैं और बताते हैं कि वो अब मगध से निकाल दिए गए हैं। इससे आगे की कहानी हम इस भाग में करेंगे, तो चलिए देखते हैं। भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। तो ये कथन किसने कहा है? मगध के राजकुमार अरुण ने कहे हैं। किससे? मधुलिका से, कि तुम ऐसा सोचने की भूल मत करो, मैं अपने बाजुओं के बल पर आज भी भरोसा करता हूँ। यानी कि मधुलिका तो कहती है कि हम परिश्रम करके ही जी लेंगे, मेहनत करके अपनी जीविका अर्जन कर लेंगे, लेकिन अरुण क्या चाहता है? वो कौशल प्रदेश पर आक्रमण करके कौशल प्रदेश का स्वयं राजा बनना चाहता है और मधुलिका को महारानी बनाना चाहता है। तो आगे वो कहता है कि नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। यानी कि अरुण ये सब बातें कर रहा था कि मुझे अपने बाजुओं के बल पर भरोसा है और मैं आज भी नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, इसलिए मैं निराश क्यों हूँ। लेकिन ऐसा कहते हुए उसके शब्दों में कंपन थी, घबराहट थी। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था। वह मधुलिका को कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन वह कह नहीं पाया। नवीन राज्य है? इस पर मधुलिका कहती है कि नया राज्य है? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं भाई। भला कैसे? वो कहती है कि कैसे तुम नवीन राज्य स्थापित करोगे? कोई ढंग बताओ, कोई उपाय बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं, यानी कि मैं भी तुम्हारी कल्पना में शामिल हो जाऊं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो इस पर यहाँ पर मधुलिका तो उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन अरुण कहता है कि तुम इसे कल्पना का आनंद मत समझो, मैं तुम्हें महारानी के सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत मत हो, डरो मत। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। अरुण के ऐसे कहने से एक ही पल में जो सरल मधुलिका थी उसके मन में खुशियों की एक आंधी बहने लगी। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा अचानक कहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार, कि मैं सचमुच जब से तुम गए हो मैं तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अरुण डिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो? तब अरुण कहता है, उसके हाथों को दबाकर बोलता है कि तो क्या ये मेरा भ्रम था कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? युवती का वक्षस्थल फूल उठा। उसका जो हृदय है वो खुशी से फूल गया। वह हाँ भी नहीं कह सकी, ना भी नहीं। वह अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकी और मना भी नहीं कर सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। अब अरुण को उसकी इस अवस्था का, इस दशा का उसको महसूस कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया और उसने किसी दक्ष व्यक्ति के समान अपने हाथ आया मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण क्या होता है? बाजी लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। और तुरंत मधुलिका से कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें इस कौशल राज्य के सिंहासन पर बिठा सकता हूँ। मधुलिके, अरुण के खड्ग का आंतक देखोगी। खड्ग क्या होता है? तलवार। तो फिर वो मधुलिका को संबोधित करते हुए कहता है, मधुलिके, क्या तुम मेरी तलवार का आंतक देखना चाहोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। राजकुमार की बात सुनकर मधुलिका एक बार तो डर गई। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? हालांकि वह राजकुमार की बात का जवाब ना में देना चाहती थी, परंतु भावों के आवेश में उसके मुख से क्या निकला? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। तब जो राजकुमार अरुण है वो कहते हैं कि ये सच है मधुलिका, जब से तुमने अपनी भूमि का जो पुरस्कार था, जो वो तुमने नहीं लिया था, अनुग्रह तुमने नहीं लिया था, वो स्वर्ण मुद्राएं तुमने नहीं ली थी, तब से जो कौशल नरेश है, राजा है, वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं। यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना यह वह अस्वीकार न करेंगे। अगर तुम एक
साधारण से अपनी प्रार्थना रखो कि तुम्हें अपनी भूमि वापस दे दी जाए तो वो इसको मना नहीं करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए होंगे। और मुझे यह भी ज्ञात है कि कौशल के जो सेनापति है वो ज़्यादातर अपने सैनिकों के साथ जो पहाड़ी जो दास्यु क्या होता है, जो डाकू है, उनका दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए होंगे। तो यहाँ पर जो राजकुमार अरुण है वो योजना बना रहा है कौशल राज्य पर आक्रमण करने के लिए। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भाव से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। इस पर अरुण ने जब अपनी योजना बताई कि तुम राजा के सामने अगर प्रार्थना करोगी तो वो तुम्हें ज़मीन देने से इनकार नहीं करेंगे और अधिकतर सैनिक भी दुर्ग से बाहर गए हुए हैं। तो इस बात पर अरुण कहता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही, जो कहोगे वह करूँगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। जैसे राजकुमार अरुण के प्रेम का जादू मधुलिका पर चढ़ा हुआ था, इसलिए वो अरुण से कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगी। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। तब जो मधुलिका है वो राजमहल में प्रवेश करती है और देखती है कि सोने के मंच पर जो कौशल नरेश है, कौशल के जो राजा है, वो आधी नींद की अवस्था में अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। एक चाम धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है और जो पंखे जैसी एक वस्तु होती है चामर, और जिसने चामर धारण कर रखा है, वो युवती बड़ी कुशलता से अपनी कलाई को घुमा रही है, अपने हाथ को घुमा रही है और हवा देने के लिए। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं और जो राजमहल है उसमें जो झूमर लगे हुए हैं वो आंदोलित हो रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं और सुसज्जित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है और जो मधुलिका है वो, तांबुल क्या होता है, वैसे तो सुपारी होता है, सुपारी धारण किए हुए एक मूर्ति के समान दूर खड़ी है, नरेश से दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। तभी एक पहरेदार आता है और वो राजा के सामने उनकी जयकार करता है और कहता है कि एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, उसने नरेश को प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से मधुलिका को देखा और कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। फिर वो 3 वर्ष पहले की घटना याद दिलाते हुए कहती है कि 3 वर्ष पहले मेरी भूमि खेती के लिए दे दी गई थी राज्य को। ओ, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। तो मधुलिका कहती है कि मुझे अपनी भूमि का मूल्य तो आज भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जितनी मेरी भूमि थी उस भूमि के समान मैं दक्षिणी नाले के समीप जो जंगली भूमि है वो चाहती हूँ, जिस पर मैं अपनी खेती करना चाहूँगी। मुझे एक सहायक मिल गया है खेती करने के लिए, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। वो और भी जो मानव है वो लगाकर मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, हे किसान की बेटी, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है और वह दुर्ग के समीप है, इसलिए सैनिक के लिहाज से भी वो महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? इस पर मधुलिका कहती है, तो क्या मैं यहाँ से दुखी होकर लौट जाऊं? क्या आप वो भूमि मुझे नहीं देंगे? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना। फिर वो कहती है, देव जैसी आज्ञा हो, जाओ तुम श्रम जीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्या को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। इस पर जो कौशल नरेश है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने श्रमजीवियों को, उन मनुष्यों को उस भूमि पर लगाओ समतल बनाने में, और मैं अमात्या को, अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा पत्र देता हूँ कि वो तुम्हें वह भूमि खेती करने के लिए दे दे। जय हो देव, यह कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आ गई। दुर्ग के दक्षिण भ्यामने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्य के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। दुर्ग के दक्षिण जो दिशा थी उसमें भयानक नाले के तट पर एक घना जंगल था और जहाँ पर हमेशा मौन रहता था क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। लेकिन वो भूमि मधुलिका को मिल जाने के बाद वहाँ पर जो अरुण और उसके सैनिक
के पैरों की जो ध्वनि थी वो उस मौन को, उस शून्यता को भंग कर रहे थे। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे, यानी कि अरुण का सहारा लिए वो जो उसके साथ जो सैनिक थे वो सैनिक नहीं थे, वो असल में वो क्या थे, डाकू थे। और वो अरुण के सहारा लेकर वो स्वतंत्रता से, आज़ादी से इधर उधर घूम रहे थे। झाड़ियों को काट कर पथ बनाया जा रहा था, रास्ता बनाया जा रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। उस जंगल से नगर क्या था, दूर था, और वैसे भी उधर कोई भी आता जाता नहीं था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में, निविड़ क्या होता है, गहरे वन में, उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षी गण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। यानी कि उस गहरे वन में नए आए हुए मनुष्य कौन थे, मधुलिका, अरुण और अरुण के साथ के जो लोग थे, उनको देखकर, उन नए मनुष्यों को देखकर जो पक्षियों का समूह था वो भी अपने घोंसलों की तरफ लौटता हुआ अधिक शोर कर रहा था। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी, और सूर्य की जो अंतिम किरण थी, यानी कि रात होने वाली थी, वो जो झाड़ियाँ थी उसके झुरमुट में घुसकर जैसे मधुलिका के गालों पर पड़ रही थी, उसके गालों से खेल रही थी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर, यानी कि जीर्ण क्या होता है, पुराना पड़ा शरीर, कलेवर क्या होता है, शरीर, कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। और अरुण कहता है कि 4 पहर और इंतजार करो और विश्वास करो, सुबह होते ही इस पुराने पड़े शरीर कि जो कौशल राष्ट्र जो पुरानी पड़ चुका है, उसकी राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा, और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा, और मैं मगध से निकाला हुआ जो राजकुमार हूँ, मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का राजा बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। अचानक मधुलिका डर जाती है और उसका साहस देखकर चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। केवल 100 सैनिकों से तुम, वो कहती है कि क्या केवल 100 सैनिकों से तुम इस मगध के सैनिक, जो कौशल के सैनिक हैं, उनसे लड़ पाओगे, जीत पाओगे? रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। इस पर अरुण कहता है कि रात के तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा शुरू होगी, और तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? वो मधुलिका से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इस विजय पर विश्वास है? अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। जो अरुण है वो कहता है कि मुझे अपनी विजय पर विश्वास है कि मैं अवश्य जीतूंगा। आज तुम इस झोंपड़ी में रात बिताओ, लेकिन सुबह जो राज मंदिर है वही तुम्हारा घर होगा। मधुलिका प्रसन्न थी, खुश थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। लेकिन अरुण के लिए जो वो थोड़ी सी शंका में थी कि क्या वह सफल हो पाएगा या नहीं। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है। अरुण कह रहा है कि अब अधिक रात हो गई है, अभी तुम्हें दूर जाना है, यानी कि झोंपड़े तक जाना है, और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, और मुझे भी अपने प्राणों की बाजी के इस अभियान में जो प्रारंभिक कार्य हैं उनको आधी रात तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। वो मधुलिका से कहता है कि हे मधुलिके, तो रात भर के लिए मैं तुमसे विदा चाहता हूँ। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था, रास्ते में बहुत अंधेरा था, और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। निविड़ मतलब गहरे, और जो मधुलिका का हृदय था वो भी गहरे अंधकार से घिरा हुआ था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, उसका मन अचानक विचलित हो गया, मधुरता नष्ट हो गई। उसके मुंह पर जो प्रसन्नता थी, खुशी थी, वह अचानक नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन हो गई। रात्रि के प्रथम पहर में जब वह अपनी झोंपड़ी की ओर लौट रही थी, तब अचानक उसके मन में यह सोचकर उधेड़बुन आरंभ हो गई कि वह उस सिंह मित्र की कन्या है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर कौशल राज्य की रक्षा की थी। मधुलिका की इसी अंतर्द्वंद ग्रस्त अवस्था का चित्रण करते हुए लेखक लिखते हैं कि उस समय मार्ग ही अंधेरे से परिपूर्ण नहीं था, बल्कि मधुलिका का हृदय भी अंधकार से भरा था, और सारी बातें सोचते हुए अचानक
मधुलिका का मन बेचैन हो गया और उसकी सारी मधुरता नष्ट हो गई। वह जिस भावी सुख की कल्पना कभी कर रही थी वह भी अंधकार में जैसे गायब होने लगी थी। वह भयभीत थी, वह डरी हुई थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ यदि वह सफल न हुआ था। उसका पहला डर क्या था? अरुण के लिए था कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, फिर अचानक सोचने लगी वह क्यों सफल हो, कि वो क्यों सफल हो। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? वो ऐसे सोच रही थी कि अगर, फिर वह अचानक सोचने लगी कि वह सफल क्यों हो, क्यों कौशल राज्य का किला किसी विदेशी राजकुमार के अधिकार में चला जाए। मगध का चिर शत्रु, जो कि मगध का हमेशा से, कौशल क्या रहा है, हमेशा से पुराने समय से मगध का क्या रहा है, शत्रु रहा है। ओ, उसकी विजय, क्या मगध जो कि हमेशा से उसका शत्रु रहा है, क्या उसकी विजय होनी चाहिए? क्योंकि अगर अरुण की विजय होगी तो मगध की विजय होगी। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर। सिंह मित्र यानी कि जो मधुलिका के पिता थे वो कौशल के क्या थे? रक्षक थे। उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, यानी कि रात का एक पहर बीत चुका था, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी, दुखी होकर चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। कभी तो उसे अपने पिता दिखाई दे रहे थे और कभी अरुण दिखाई दे रहा था। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा, उसे कुछ प्रकाश दिखाई दिया। वह बीच पथ में खड़ी हो गई, बीच रास्ते में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे। सामने 100 जो घोड़े पर सवार सैनिक चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नगन खड़ग। उसके बाएं हाथ में तो क्या थी? घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और दाहिने हाथ में उसने एक नंगी तलवार पकड़ रखी थी। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, आराम से जा रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से नहीं हिली, यानी कि सामने सैनिक की टुकड़ी देखकर भी वो बीच रास्ते से नहीं हटी। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका फिर भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तुम कौन हो स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दो। रमणी, रमणी यानी कि स्त्री, जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ हो। बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराधी ऐसा किया है। कि वो मधुलिका स्वयं को अपराधी महसूस करने लगी थी, क्योंकि वो ऐसे सोच रही थी कि वो राष्ट्र से विश्वासघात कर रही है अरुण का साथ देकर। इसलिए वो सैनिकों से कहती है कि मुझे बांध लो, मेरी हत्या कर दो। सेनापति हंस पड़े, बोले पगली है। फिर वो मधुलिका कहती है, पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? अगर मैं पागल होती, मुझ में बुद्धि ना होती तो मैं इतनी दुखी क्यों होती? सेनापति से कहती है, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कहो। श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। तब वो बताती है कि श्रावस्ती का जो दुर्ग है वो एक पहर में, दूसरे पहर में, क्योंकि जो राजकुमार अरुण है वो आक्रमण करने वाले थे, इसलिए वो कह रही है कि दूसरे पहर में जो डाकुओं के हाथ में चला जाएगा, दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। वो अरुण की सारी योजना उनको बता देती है। सेनापति चौंक उठे, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र, जो कि कौशल राष्ट्र का केंद्र था, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। यानी कि सभी लोग अपने सपनों में डूबे हुए थे। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था, यानी कि अलग अलग राजाओं के वंशों ने कौशल के अलग अलग राज्यों पर अधिकार कर लिया था। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। जो कौशल नरेश है अब केवल कई गांवों का ही राजा है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है, लेकिन फिर भी कौशल के साथ अतीत की अनेक गाथाएं लिपटी हुई है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी जो पहरेदार थे वो चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उसने जवाब दिया कि 200 सैनिक होंगे। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के, बिना किसी शोर के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द ना हो, कोई भी प्रकाश और
शोर नहीं होना चाहिए। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बैठे, जहाँ पर कौशल नरेश रहते हैं। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे, यानी कि उनका मन बेचैन हो उठा। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा, यानी कि मुझे इस समय यहाँ पर आना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा? वो मधुलिका से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे खेत बनने में कोई बाधा हो रही है? सेनापति कहता है, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। महाराज कहते हैं कि सेनापति, दक्षिणी नाले के समीप की भूमि मैंने इसे खेती करने के लिए दी है, क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? तभी सेनापति कहता है, देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। यानी गुप्त वंश का कोई शत्रु है, जिसने, कोई गुप्त है मतलब छिपा हुआ है, और उस दुश्मन ने आज हम पर दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह, रास्ते में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी, वह डर गई। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। उसे अपने इस कार्य पर घृणा हो रही थी, लज्जा आ रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? तब मधुलिका कहती है कि हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को इकट्ठा करो, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ, यानी कि जो आक्रमणकारी है, पहले उनको निपटा लेता हूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया, यानी कि जो दुर्ग था उसमें चारों तरफ प्रकाश फैल गया। भीड़ ने जय घोष किया, जो प्रजा थी उन्होंने जय जयकार की, सबके मन में उल्लास था, सब खुश थे। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु, एक डाकू के हाथ में जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे, जो कि वृद्ध थे, नारी थे, वो सभी खुश हो गए। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। सुबह के प्रकाश में जो सभा मंडप था वो भर गया। बंदे अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। अरुण को देखते ही जो प्रजा थी उन्होंने सबने यह हुंकार की कि इसकी हत्या होनी चाहिए। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड, यानी कि अरुण को प्राण दंड दिया गया। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। फिर वो चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ, मेरे स्वयं के पास जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा, उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। क्योंकि मधुलिका ने अरुण को प्यार में जो धोखा दिया था उसके लिए वो हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग लो। फिर इस पर मधुलिका कहती है, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। तो यहाँ पर इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि मधुलिका अपने राष्ट्र प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करती है, वो अरुण का साथ नहीं देती, तथा राजा पुरस्कार में स्वयं के लिए, राजा से मतलब मधुलिका स्वयं के लिए प्राण दंड मांगती है। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाए होंगे। ये जो